हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार सैनी मनसूत्री क्लासेस जयपुर से। आज मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन लेकर आया हूँ। तो ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं अपन स्टार्ट से। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए रसायन क्या होते हैं। तो रसायन वे पदार्थ होते हैं जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मतलब दैनिक जीवन है जो रसायनों के बिना संभव ही नहीं है। कुल मिला की बात यह है कि अपन जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर, वो सभी क्या है, रसायन है। तो रसायनों के बिना दैनिक जीवन संभव नहीं है। तो अपन पढ़ेंगे इसमें अम्ल, क्षार व लवण। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे अम्ल, क्षार व लवण। फिर क्या लिखेंगे, इनको स्वाद के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, या इनका वर्गीकरण स्वाद के आधार पर किया गया है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अम्ल। तो हेडिंग लगाइए अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। एसिड कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में अम्ल को एसिड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है एक एसिडस। एसिडस शब्द है लैटिन भाषा का, उससे बना है क्या? उससे बना है एसिड। तो एसिडस लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है खट्टा। और अम्ल की डेफिनेशन भी अपन ने पढ़ी है, अभी भी क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें ही अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे सिरके के अंदर क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है, कभी देखा आपने, वो क्या होता है, खट्टा होता है स्वाद में। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। जैसे इमली के अंदर क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तभी तो खट्टी होती है। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो संतरा भी क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करते हैं, इनके खट्टेपन को दर्शाते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं ना, उसको दर्शाते हैं, ये अम्ल है जो, ठीक है। आई बात समझ में? सेकंड है अपना टॉपिक क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और अपन इन्हें छू के देखते हैं तो क्या लगते हैं, साबुन की तरह मुलायम या साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेकंड टॉपिक क्षार। क्षार हेडिंग लगा के उसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। ये छूने पर साबुन के जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। छूने पर कैसे प्रतीत होते हैं? साबुन के जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं अपन? NaOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अब आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे तो Na के साथ OH लगाया है खाली, यहाँ पे K के साथ खाली OH लगाया है, यहाँ पे Al के साथ मतलब एल्यूमिनियम के साथ OH का होल थ्राइस क्यों लगाया? ये देखिए, जो Al की जो संयोजकता होती है वो होती है +3। Al की संयोजकता कितनी होती है? +3 होती है। और OH की संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है। तो इसको उदासीन करने के लिए, मतलब इस संयोजकता को 0 करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको 3 से गुणा करेंगे, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। +3 और -3 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसलिए 3 OH परमाणु लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे अपन ने कहा, ये सोचोगे कि यहाँ पे एक ही क्यों लिया, यहाँ पे भी 3 ले सकते थे अपन। तो जो Na होता है, मतलब सोडियम, वो प्रथम वर्ग में होता है, उसकी संयोजकता +1 होती है। कितनी होती है? प्रथम वर्ग में होता है सोडियम, इसकी संयोजकता होती है +1। तो इसीलिए इसको +1 हो गया इसके ऊपर चार्ज, और OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो दोनों कैंसिल होके उदासीन हो जाएंगे। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आई आपके? क्या करेंगे? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अम्ल, क्षार व लवण। फिर लिखना इनका स्वाद के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है।
फिर नीचे फर्स्ट हेडिंग लगा के अम्ल लिखना। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर लिखेंगे अपन अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है इसका? खट्टा। फिर लिखेंगे अपन नीचे एग्जांपल, जैसे सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है, वो इनके खट्टेपन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? इनके खट्टे स्वाद को दर्शाते हैं। सेकंड पढ़ेंगे अपन क्षार हेडिंग लगाना सेकंड नंबर पे। फिर क्या लिखना? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे? नीले को लाल करते थे, और क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और क्षार को छूने पर ये साबुन के जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। तो पहला एग्जांपल लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसा करिए, यहाँ तक उतारिए, फिर अपन आगे करवाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए आप। हाँ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे। अब आगे देखिए आप, मैं इसे हटा देता हूँ एक मिनट। आप रेगुलर नोट्स बनाइए अपने, जो आपके 2021 के अंदर एग्जाम में आएगा वो वही करवाएंगे अपन। जो पार्ट हट गया है या जो पार्ट हट गया है, लेसन हट गया है, उसको अपन नहीं करवाएंगे। उतार लिया। देखिए अब क्या लिखोगे? एरो लगा के लिखना है कि अम्ल व क्षार दोनों जल में विलय होते हैं। ठीक है, अम्ल भी जल में विलय होता है और क्षार भी जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाते हैं। अम्ल व क्षार दोनों जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते। अम्ल व क्षार दोनों जल में विलय होते हैं। अब लिखोगे नीचे, यदि जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक है, यदि जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अम्ल व क्षार क्या होते हैं? अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं। यदि जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक होती है तो विलयन से अधिक होती है तो विलयन तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। यदि जो जल की मात्रा है, अम्ल व क्षार क्या होते हैं? दोनों जल में विलय होते हैं, और जो विलयन बनता है जल में विलय होने के बाद में, उसमें यदि जल की मात्रा, जो जल है उसकी मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक है, जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक है तो विलयन तनु विलयन कहलाता है। फिर नीचे यहीं से लिखेंगे, और यदि अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक हो। ठीक है, अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक हो तो विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। विलयन
सांद्र विलयन कहलाता है। आई बात समझ में? इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, यदि जो अम्ल व क्षार है, ठीक है, अम्ल व क्षार की जो मात्रा है, अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक हो, इसका मतलब है अधिक, किससे? जल से। तो अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक हो तो विलयन कौन सा विलयन होता है? तो होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ठीक है। सेकंड कैसे लिखेंगे? यदि अम्ल व क्षार की मात्रा, अम्ल व क्षार की मात्रा जल से कम हो, मतलब जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक हो तो तनु विलयन कहलाता है। तो विलयन तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में? अम्ल व क्षार क्या होते हैं? दोनों जल में विलय होते हैं। अम्ल व क्षार दोनों जल में विलय होते हैं। यदि जल की मात्रा अम्ल व क्षार से अधिक हो तो जो विलयन होता है वो तनु विलयन कहलाता है, और यदि अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक हो तो विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। ये लिख दिया, देखिए, अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक है, किससे? जल से, तो सांद्र विलयन हो गया। अम्ल व क्षार की मात्रा कम है, किससे? जल से, तो क्या हो गया? तनु विलयन हो गया। अब अपन थर्ड पढ़ेंगे टॉपिक लवण, ठीक है। दो पढ़ लिए अपन ने, अब थर्ड अपन पढ़ेंगे लवण। तो देखिए, अम्ल व क्षार क्या करते हैं? आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो लिखेंगे अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके लवण का, क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को अपन इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। और जो अभिक्रिया होती है इसे अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया में हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जल की प्राप्ति होती है। तो देखिए कैसे होती है ये अभिक्रिया। जैसे अपन ने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, अम्ल ले लिया अपन ने HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपन इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाएं, NaOH ले लिया अपने, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपन अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होगा। देखो कैसे करेंगे अपन इस अभिक्रिया को। HCl है, ठीक है, या आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। और जो NaOH है, क्या NaOH, ठीक है, वो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब क्या होता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ता है, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ता है। तो प्लस वाला ये है, इसके साथ माइनस वाला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये NaCl हो जाएगा, ये हो गया NaCl प्लस, इसके साथ ये जुड़ेगा, एक H एरा, कितने H हो जाएंगे, 2 प्लस H2 और क्या बचा O। आई बात समझ में कैसे किया। HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है या विखंडित होता है, और जो NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस में विखंडित होता है। और अभिक्रिया प्लस वाले के साथ माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, और OH माइनस है वो H प्लस के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। तो ये NaCl होता है, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो सामान्य अपना नमक होता है वो होता है, ठीक है। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक होता है, ठीक है, क्या होता है, नमक होता है। और H2O को अपन बोलते हैं जल। H2O को क्या बोलते हैं अपन, जल। कैसे आया वो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटा, ठीक है। यहाँ से जो NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस में टूटा, और प्लस वाला माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करता है और माइनस वाला प्लस वाले के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप वहां तक उतारने के बाद में तन या तनु विलयन तक उतारने के बाद में लिखेंगे थर्ड पॉइंट लवण। लवण लिखने के बाद में लिखेंगे कि अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर नीचे लिखेंगे आप, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जल की प्राप्ति होती है। अपने H2 मिल रहा है, H2 मतलब जल की प्राप्ति होती है। जैसे अपने ले लिया एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, ये क्या है, क्षार है, ठीक है। अम्ल व क्षार की अपन क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो HCl तो H प्लस और Cl माइनस में विखंडित होता है, और जो NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस में विखंडित होता है। तो प्लस वाला माइनस वाले के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण कर लेता है। NaCl को अपन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो सामान्य अपना नमक होता है, ठीक है, और अपने को जल की प्राप्ति होती है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ तक उतारिए जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर आगे देखिए। आपको जो भी लिखवाया जा रहा है नोट्स, उसे अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें रेगुलर नोट्स लिखिए। डेली क्लास लगेगी आपकी शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लाइव क्लास चलती है साइंस की। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर लिखिए, अपना नाम, गांव का नाम लिखिए, अब संपर्क करेंगे आपसे। देखिए ये हो गया अपना लवण। अभी इस अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे कुछ, ठीक है। ये अभिक्रिया समझ में आई कैसे किया। अब क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया में नीचे लिखना आप यहाँ से, इस अभिक्रिया के तुरंत नीचे लिखना है आपको कि इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, जो ऊपर लिख रही है अभिक्रिया, इस
अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा, कुछ बोल दो, ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसे लिख लीजिए आप, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसीलिए इसे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए बाहर से ऊष्मा का शोषण करना पड़ता है। शोषण मीन्स ग्रहण करनी पड़ती है ऊष्मा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब नीचे आप एरो लगा के लिखोगे कि परबल अम्ल व परबल अम्ल व परबल क्षार, परबल अम्ल व परबल क्षार की अपन अभिक्रिया करवाते हैं। तो एक चीज तो अपने को पता है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो लवण का निर्माण होता है। और यदि अपन परबली अम्ल ले, परबल अम्ल ले, परबली क्या ले, क्षार ले, तो दोनों क्या करेंगे आपस में परबल को मतलब दोनों समान रहेंगे तो कौन सा लवण बनाएंगे? उदासीन लवण बनाएंगे। मतलब लवण भी, मतलब क्षार भी परबल है और अम्ल भी परबल है, तो जो बनने वाला उत्पाद होगा लवण, वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो क्या लिखेंगे? परबल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण उदासीन होता है। बनने वाला लवण उदासीन, बनने वाला लवण उदासीन होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? परबल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला अम्ल उदासीन होता है। इसी के नीचे लिखोगे कि परबल अम्ल व दुर्बल क्षार। इस बार क्षार कैसे ले रहे हैं अपन? कमजोर ले रहे हैं। और अम्ल कैसे ले रहे हैं? ताकतवर ले रहे हैं। तो आपको पता है जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या कर देता है? नीचे बैठा देता है, मतलब पीछे रख देता है, उसको कुछ भी बोल दो आप हटा देता है। तो क्या होगा यहाँ पे? परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो जो लवण बनेगा वो कौन सा लवण होगा? अम्लीय लवण होगा। कौन सा लवण होगा? अम्लीय लवण होगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल क्या है? परबल है, तो यहाँ पे अम्ल कौन सा होगा? अम्लीय लवण होगा। ठीक है, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण अम्लीय लवण होता है। अम्ल परबल है, मतलब अम्ल का स्थायित्व अधिक है और क्षार का स्थायित्व कम है, इसलिए जो बनने वाला लवण होगा वो अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, तीसरा पॉइंट। अब इस बार अपन परबल क्षार लेंगे। ठीक है, क्षार को क्या लेंगे? परबल लेंगे। तो परबल क्षार व दुर्बल अम्ल, परबल क्षार व दुर्बल
अम्ल की अभिक्रिया से। अब यहाँ पे ज्यादा स्थायी कौन है? स्थायी है यहाँ पे क्षार, क्योंकि जो परबल होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पे क्षार परबल है तो क्षार ज्यादा स्थायी है, वो दुर्बल अम्ल को क्या कर देगा? उसका स्थायित्व कम कर देगा। तो जो बनने वाला लवण होगा वो क्षारीय होगा। तो क्या लिखेंगे अपन? परबल क्षार व दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाला लवण क्षारीय होता है। कौन सा लवण होता है? क्षारीय होता है। ये बात समझ में आई आपके? यदि दोनों ही परबल होंगे, दोनों का स्थायित्व अधिक होगा, तो बनने वाला लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि अम्ल परबल, यहाँ पे ये CH3COOH है, वो कैसे विखंडित होगा? वो CH3COO माइनस और H प्लस में विखंडित हो जाएगा। और रही बात किसकी? NaOH की, तो Na तो प्लस के अंदर होगा विखंडित और OH माइनस में। तो ये मिलके क्या बना लेंगे? CH3COO Na और H प्लस और OH माइनस मिलके H2O का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लवण बनेगा वो कौन सा होगा? क्षारीय लवण होगा। क्षारीय क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने दुर्बल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया करवाई थी, तो क्षारीय लवण का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये लवण होगा ना, ये कौन सा लवण होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ क्षारीय लवण। कौन सा लवण होगा? क्षारीय लवण। यहाँ तक उतारिए फटाफट। आज के लिए इतना ही, कल से पढ़ेंगे अपन, कल देखेंगे। एक चीज और देख लो आप, इसे उतारो पहले फटाफट, फिर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं। एक टॉपिक हो रहा है, फिर अपन कल पढ़ेंगे। हटा देता हूँ इसे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके कि परबल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है, और यदि अम्ल परबल होता है तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है, और क्षार परबल होता है तो परबल क्षार मतलब क्षारीय लवण का निर्माण होता है। कुल मिला के बात ये है, जिसका स्थायित्व जितना अधिक होता है उसकी कैटेगरी का जो लवण है वो बनता है। जैसे क्षार का स्थायित्व अधिक है, क्षार परबल है, तो क्षारीय कैटेगरी का ही क्या बनेगा? लवण बनेगा। अब हेडिंग लगाइए आप, क्रिस्टलन जल। हेडिंग लगाइए क्रिस्टलन जल। अब आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल, हेडिंग लगा लीजिए आप, क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? जो अम्ल व क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च गलनांक क्वथनांक वाले रसायन होते हैं। अम्ल व क्षार उच्च गलनांक क्वथनांक वाले रसायन होते हैं। इनमें क्या होता है? जल के अणुओं को जो निश्चित संख्या में जुड़ा हो, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? अम्ल व क्षार होते हैं जो उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। तो इनके अंदर जो जल के अणु निश्चित संख्या के अंदर जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार क्या होते हैं? उच्च गलनांक, अम्ल व क्षार में सॉरी लवण आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है? जो लवण होते हैं ना वो उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि जो लवण है वो उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, ठीक है। तो लिखिए लवण उच्च गलनांक व क्वथनांक लवण होते हैं। जो उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले क्या होते हैं? रसायन होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। क्वथनांक वाले लवण उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। पदार्थ होते
हैं। अब में आगे इनमें जल के अणुओं की मात्रा या जल के अणुओं की संख्या, इनमें जल के अणुओं की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है, इनमें जल के अणुओं की जो निश्चित मात्रा जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए यहाँ पे आप Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये Na2CO3 क्या है? यहाँ पे सोडियम कार्बन है, इसके अंदर 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे इसे क्या बोलते हैं अपन? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो गया ये। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप, जैसे CaSO4.2H2O। Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट और साथ में 2 जल के अणु, ये किसे क्या बोलते हैं? अपन जिप्सम बोलते हैं। तो आपसे पूछ भी सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और लिख लीजिए आप, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 2H2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये फिटकरी का होता है। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला भी अपन से पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फिटकरी को किससे लिखते हैं अपन? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 2H2O। तो ये हो गए क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? जो लवण होते हैं वो उच्च गलनांक क्वथनांक वाले अणु होते हैं, जो इनके अंदर जल के अणु जिस निश्चित मात्रा में जुड़े हुए होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो जल के 10 अणु जुड़े हुए हैं तो इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, फिटकरी हो गया, और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। ठीक है, आज से कल से वही 5 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी नंबर कमेंट में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।